जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स एंड ईवीएस के लिए। आज हमारा मैथ्स का फोर्थ प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कॉल आपको नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करके नोट्स लेने हैं। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स रहेंगे इसमें आपके। नोट्स के अलावा मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। फुल पेपर रहेगा यानी 150 मार्क्स का जो पेपर आता है इसके 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। 500 आपके पेडागोजी या सीडीपी के क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी की समरी भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। और इसकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 99 इसकी प्राइस रहेगी। फालतू के लोग प्लीज़ मैसेज मत कीजिएगा, इसको नोट्स लेने हैं वही लोग मैसेज कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना। इस नंबर पर मैसेज करके आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें PYQ शामिल हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे। सिर्फ संख्याएं यानी कि नंबर डिजिट आपका चेंज रहेगा, बाकी का एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। फोर्थ प्रैक्टिस सेट हमारा रहने वाला है। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं मैथ्स के। ईवीएस कंप्लीट करा चुका हूं थर्ड फोर्थ क्लास की। ईवीएस के 3 प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा, if 0.239 plus 2.93 minus 1.29 equals 3 minus 3.92 minus kk है, then what should be added to k to make it 3। यानी कि ये वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर k में क्या जोड़ा जाएगा कि वो 3 हो जाए। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या गिवन है, 0.239 प्लस 2.93। तो देखिए 93 यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो मैं यहाँ एक जीरो और हिंट के लिए लगा लेता हूँ, गलत तो भी नहीं करोगे आप, ठीक है ना। 2 माइनस 1.29 है तो मैं एक जीरो यहाँ भी लगा लेता हूँ, इक्वल ये है आपका 3.92, एक जीरो में यहाँ भी लगा लेता हूँ माइनस का के। अब पहले यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए, इसके बाद हम लोग 3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, के की वैल्यू को आंसर में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, ये आपकी प्लस की वैल्यू। तो इसको मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, इसको पहले मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ तो हम एक साथ तो भी ऐड और माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 0.239 एज इट इज प्लस 2.930 एज इट इज आएगा, 1.290 आएगा, माइनस ये प्लस की वैल्यू थी इधर आएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी 3.920 इक्वल माइनस का के, इक्वल क्या हो गया, माइनस का के। अब ये दोनों वैल्यू आप देखेंगे, ये वैल्यू दोनों वैल्यू प्लस की हैं, ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं। तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग रख लेंगे दोनों को। तो ये आपके प्लस प्लस की हम लोग ऐड करेंगे। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा 9, 3 एंड 3 आएगा 6, 9 एंड 2 आएगा 11 और 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आ गया आपका 3.169, 909336 3912 कैरी 1 आ गया, 2 एंड 3 आ गया, माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा माइनस का है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस किया, जीरो का जीरो आया, 9 एंड 2 11, सॉरी 2 एंड 9 11 हुआ, कैरी 1, 9 एंड 2 11 1 12 हुआ, कैरी 1, ये हुआ 3 एंड 1 4, कैरी 1 था 5, क्या था, कैरी 1 था 5, इक्वल आ गया माइनस का के। अब ये दोनों प्लस माइनस हैं, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से
9 सॉल्व नहीं होगा, ये नंबर बड़ा है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, यहाँ 0 रह गया, यहाँ 10 से फिर 6 को किया 4 रह गया, यहाँ 1 रह गया, 1 से 1 को किया 0 और ये आ गया आपका 2। तो ये जो आपके पास मिला माइनस का 2.041 इक्वल हो गया आपका माइनस का के, इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस के के इक्वल हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस चला जाएगा तो के की वैल्यू जो मिली आपको ये मिली 2.041। क्या मिली, 2.041। अब हमें इसको बनाना है 3, अब हमें क्या बनाना है, इसको बनाना है 3। तो 3 बनाने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो के की पूछा था, के की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, तो मान लीजिए आप के में एक्स ऐड कर देते हैं, मान लीजिए के में आप एक्स ऐड करोगे जब आपको 3 मिलेगा, ठीक है भाई रख लिया हमने। अब के की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, के की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या मिली है 2.041 प्लस के इक्वल 3। अब x इक्वल ये वैल्यू प्लस की है, ट्रांसपोज कर देंगे माइनस की हो जाएगी, 3 माइनस 2.041 जब आप इसके सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 0.959। क्या मिल जाएगा 0.959 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 0.959 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इतना टाइम लग गया, भाई थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइम लगा, वरना विद इन 10 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते थे, 10 से 20 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल लेते। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें मिल चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बस एक सेकंड वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी विद्यालय में 28 कमरे में, क्वेश्चन काफी अच्छा है बस थोड़ा सा लेंथी है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। कमरे कितने हैं भाई, 28 हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml मिलीलीटर पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके, 3 दिन पानी दिया जा सके। इसका आंसर आपको लीटर में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए किसी विद्यालय में कितने कमरे हैं भाई, 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, तो कुल पौधे कितने हो गए, टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे आपके पास, देखिए कुल पौधे कितने हो जाएंगे, कुल पौधे कैसे निकालेंगे आप, 28 इंटू 6 करके, 28 इंटू 6 कर लिया आपने, कुल पौधे आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो कितना मिला, 8 का 6, 6 8 48, 4 आ गया और 6 का 12 से 2 से मल्टीप्लाई किया 12 और 4 16 आ गया। 168 168 कुल पौधे हैं, कितने पौधे हैं, 168 कुल पौधे हैं। अब प्रत्येक पौधे के लिए 180 ml पानी की आवश्यकता है, ठीक है ना। और एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है, तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके। कुल कितने पौधे हैं, 168, तो कुल पानी निकाल लेते हैं पहले, कुल पानी की आवश्यकता, कुल पानी आपको कितना चाहिए, 168 पौधे हैं, एक पौधे को चाहिए पानी 180 ml, 180 ml चाहिए एक दिन में, तो 3 दिन में कितना चाहिए होगा, 3 दिन का भी 3 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब का करते हैं मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल पानी की आवश्यकता हमें पड़ जाएगी, पता चल जाएगी कितना पानी चाहिए। उसके बाद बोतलों की संख्या बतानी है, कितनी बोतल हमें नीड होंगी, तो 840 ml एक बोतल में पानी आता है, 840 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 168 आ गया इंटू इसका किया तो 18 से इसका मैं करें 54 आएगा, तो ये आपको मिल चुका है। 168 मल्टीप्लाई बाई 540, ये आपने यहाँ पर निकाल दिया। तो यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो 168 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 54 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, 4 8 32, 3 कैरी मिला, 4 6 24 24 3 27, 2 कैरी मिल गया, 4 1 या 4 2 6। अब यहाँ देखिए 5 8 40, 4 कैरी आ गया, 5 6 30 एंड 4 34, 3 आ गया, 5 1 5 3 8 आ गया, तो ये हो गया 2 7 6 एंड 4 10 9, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2 आ गया, 7 आ गया, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 हो गया, ठीक है ना। 3 7 ठीक है, ठीक है ना, ये मिल गया। इतना कुल पानी आपको चाहिए, इतना एमएल पानी चाहिए आपको, पानी चाहिए
90,720 ml पानी की आपको आवश्यकता है। अब आपको बताना है कि बोतल कितनी चाहिए, टोटल कुल बोतल निकालनी है हमें। तो हमें बोतलों की कितने की आवश्यकता है, कैसे निकालेंगे? जब 3 दिन में हमें पानी चाहिए 90,720 ml, तो कुल बोतल कितनी यूज होंगी भाई? क्योंकि एक बोतल में पानी आता है 840 ml, तो 840 से डिवाइड दे देंगे, तो 90,720 ml डिवाइडेड बाई 840 ml, डिवाइडेड बाई 840 ml। तो यहां देखिए आप लोग, डिवाइड जब करेंगे हम लोग, डिवाइड जब करेंगे तो जीरो से जीरो चला जाएगा। अब हमें डिवाइड देना है, यहां पर हम लोग डिवाइड दे लेते हैं, यहां पर किससे? 99,722 में डिवाइड दे लेते हैं 84 से। तो 84 से डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, ये 6 आ गया, नहीं जाएगा, 0 आ गया, 2 लगा लिया, 0 लगा लिया, 2 आ गया, क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा शायद आपका 8 टाइम, 8 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 108 आया, क्या है आपका? 108। कितनी बोतल चाहिए आपको? 108 बोतल चाहिए। कितनी बोतलों की आवश्यकता है? 108 आपको बोतलों की आवश्यकता है। 108 कुल बोतल आपको चाहिए, यानी कि ऑप्शन एक जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर बना, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एक करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उनका आपको क्या बताना है? उनका आपको बताना है योगफल। उनका क्या बताना है? योगफल आपको बताना है। उनका क्या बताना है? योगफल बताना है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, एलसीएम और एलसीएफ निकाल लेते हैं इसके, तो इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 60 के फैक्टर्स क्या निकालेंगे? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आप जानते हैं एलसीएम और एस, और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर के लिए एलसीएम और एचसीएफ से इसका आंसर मिल जाएगा। कॉमन फैक्टर निकाल लो या आप लोग कॉमन मल्टीपल निकालो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 60 के जब आप फैक्टर्स करोगे, जब आप 60 के फैक्टर्स करने जाओगे तो 60 के फैक्टर क्या मिलेंगे? 2 इंटू 30 आएगा, 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। ये 60 के फैक्टर्स हो गए। 72 के मिल जाएंगे आपको 2, 36 हो गया, 2, 18 हो गया, 9 हो गया, 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18 2 36 2 72। 84 के जब आप करोगे 2 आ गया, 42 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है ना। ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब आप निकाल लेते हैं पहले इसमें एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं आप लोग? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। तो कॉमन क्या है भाई? एक ये वाला 2 कॉमन है, इसके बाद एक 2 और कॉमन है, इसके बाद क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो यही आपका इसमें एचसीएफ हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वली हो जाएगा 3 2 या 6 2 या 12। क्या आ गया? 12 आ गया एचसीएफ। अब निकाल लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? हाईएस्ट टाइम देखो कौन सा नंबर आया है। 2 का नंबर यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला 3 बार वाला ले लिया हमने। 3 का नंबर यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला ले लिया। 5 का नंबर आपका 1 बार है और 7 का नंबर आपका 1 बार है। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 एंड 35 हो जाएगा। 72 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जा 10, कैरी वन है 36 आ गया, इसमें 7 से किया 0 आ गया, 7 6 जा 42 आ गया, 4 आ गया, 2520। एलसीएम मिला आपको 2520। अब इनका सम पूछा है। क्या पूछा है आपसे? सम पूछा है, तो दोनों नंबर का आप सम निकाल दीजिए। सम कैसे निकालोगे? 2520, इसमें प्लस किया 12, आंसर मिला 2532 आपको आंसर मिला। तो 2532 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि सी स्थान पर दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पहले क्वेश्चन थोड़े से इसमें कैलकुलेशन वाले हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। मेन बात है टाइम लगे लेकिन आपकी समझ में क्वेश्चन आना चाहिए, समझ में क्वेश्चन आपके आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको ठीक लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। यानी एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है।
वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए यहां जो गिवन है आपको, यहां ध्यान से समझिए, यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के, इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। स्क्वायर मतलब आपका हो गया वर्ग, वर्ग लिख दिया है, एरिया क्षेत्रफल होता है, कंफ्यूज मत हो जाए हिंदी वाले। और ये हो जाएगा आपका आयत, रेक्टेंगल क्या होता है आयत। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या, सॉरी परिमाप बराबर दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर बराबर दे रखा है, परिमाप बराबर, दोनों का परिमाप बराबर है, ठीक है ना, परिमाप बराबर कर लेते हैं। तो पेरीमीटर डाल दिया मैंने, पेरीमीटर को सी से डिनोट कर दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 इंटू साइड। अब ये आपको यहां पर बराबर दे रखा है। अब यहां पर वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप यहां देखें हैं तो वर्ग का परिमाप जो दे रखा है, यानी कि 4 इंटू साइड बराबर दे रखा है आपको 48, 4 इंटू साइड बराबर 48 आपको दे रखा है। तो साइड क्या आ जाएगी, साइड जब आप निकालोगे तो साइड इक्वल 48/4 यानी 12 आ जाएगी। तो साइड क्या आ गई वर्ग की, यहां पर 12 आ गई, ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं हम, वर्ग की साइड कितनी है भाई 12 है, ये मिल चुकी है आपको वर्ग की साइड 12। अब यहां आपसे पूछा गया है आयत की चौड़ाई की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। हाँ, एक आयत और एक वर्ग की परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक है भाई। अब देखिए आयत की चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई जो है, यहां पर एक चीज समझिए, आयत की जो चौड़ाई है ये वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा कितनी निकली, वर्ग की भुजा कितनी निकली, वर्ग की भुजा मिल गई आपको यहाँ पर 12। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 से 4 माइनस करोगे तो 8। तो ये आएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी बराबर, ये भी 48 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ऊपर देखिए दोनों का पेरीमीटर बराबर दे रखा था। अब इसकी चौड़ाई आपने निकाली, चौड़ाई कितनी निकल गई, चौड़ाई निकलेगी आपके पास कितनी आएगी, क्योंकि इससे 4 कम है तो 8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये बराबर है आपके 48 के। अब आप कर दोगे इसको सॉल्व, इसको क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई एल से किया 2l प्लस 2, 8 से किया 16 इक्वल 48। तो आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2l इक्वल 48 माइनस 16, तो 2l इक्वल आपका आ गया 32, 2l इक्वल क्या आ गया 32। तो l की वैल्यू मिल गई आपको 16, l की वैल्यू मिली आपको 16, l की वैल्यू मिली है आपको 16, b की वैल्यू मिली है आपको 8, b की वैल्यू क्या मिली है 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी करके, एल इंटू बी कर देंगे, 16 इंटू 8 कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। 16 इंटू 8 कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। तो कितना निकलेगा 128 निकलेगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रमा के पास केवल 50 रुपए हैं, रमा के पास केवल 50 रुपए हैं और सॉरी 50 रुपए नहीं है, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, रमा के पास 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है, नोटों की कुल संख्या 25 है और रुपीज 1600 का धन है, यानी कि 50 के नोट हैं उसके पास और 100 के नोट हैं, टोटल उसके पास 25 नोट हैं और टोटल उसके पास जो अमाउंट है ये 1600 है, 1600 रुपए है। तो 50 और 100 के नोटों की संख्या क्या है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास 50 के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स है, एक्स लेट राम हैज, रमा जो भी नाम हो उसका, लेट
50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट जो है उसके पास, नोट इक्वल कितने हैं, एक्स कर लेते हैं, हमने एक्स मान लिए। टोटल नोट थे 25, जब एक्स मान ली हमने 50 के, तो 100 के नोट कितने हो जाएंगे उसके पास, 100 के नोट हो जाएंगे उसके पास 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, एक नोट बराबर 50 के है, दो नोट बराबर 100 के हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 50 किया मैंने, तो एक्स नोट की कीमत क्या होगी, एक्स इंटू 50, एक्स इंटू 50 हो जाएगी। सेम ऐसे ही एक 100 का नोट है हमारे पास, तो 100 वैल्यू आ गई उसकी, जब 200 के नोट होंगे तो 2 इंटू 100 बराबर 200 हो गया। ऐसे ही मेरे पास 100 के नोटों की संख्या वो 25 माइनस एक्स है, तो कुल रुपए हम कैसे निकालेंगे, देखिए कुल उसके पास अमाउंट कितना है, 1600 रुपए है। तो हम लोग यहां पर कर सकते हैं, कुल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट उसके पास कितना है भाई, टोटल अमाउंट है उसके पास 1600 रुपए। तो 1600 रुपए किसके इक्वल होगा, 50 इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस एक्स बराबर 1600 के बराबर आ जाएगा, 1600 के बराबर आपका यहां पर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 का एक्स से मल्टीप्लाई किया 50x, इसको सॉल्व किया 100 का किया 2500 में 2500 आ गया, माइनस 100 का इसमें किया 100x आ गया बराबर 1600 आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये 50 है, ये 100x है, तो प्लस माइनस किया तो माइनस के 50x आपको बचे, इक्वल 2500 प्लस का है ये 1600, एक ही बार में मैं यहां पर ट्रांसपोज कर देता हूं, 2500 यानी 2500 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो 1600 माइनस 2500 आ गया, तो ये आया माइनस का 50x, ये आया माइनस का 900, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया हमने, क्या किया, माइनस से माइनस गया, ठीक है ना, 50 का डिवाइड दिया तो x इक्वल क्या मिला, x इक्वल आपके पास आ गया 18, x इक्वल आ गया 18। तो 18 हमने किसके नोटों की संख्या मानी थी, 50 के नोटों की संख्या मानी थी, तो उसके पास 50 के नोट कितने हैं, 50 के नोट हैं उसके पास 18, 50 के नोट कितने हैं उसके पास 18 हैं, और 100 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने निकलेंगे, 100 के नोट उसके पास निकलेंगे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 18 बराबर 7, तो कितने आ गए नोट, 18 और 7 आ गए, 18 और 7, ठीक है ना। तो यहां पर नोटों की क्रमशः संख्या है 18 एंड 7, तो 18 और 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो बना, ये क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, लो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 6 ध्यान से समझिए, देखिए सविता एक विद्यालय की गोष्ठी में 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, तो भाई सविता कितने बजे पहुंची, सविता पहुंची आपकी 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, तो 9:15 पर पहुंची, कितने पर पहुंची, 9:15 पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी वह अपनी जो उसकी फ्रेंड थी उससे 15 मिनट पहले पहुंची, तो यानी उसकी फ्रेंड कितने बजे आई होगी, तो उसकी सहकर्मी कितने बजे आई होगी, सहकर्मी आई होगी भाई उसकी कितने बजे, सविता पहले पहुंची है, सविता पहले पहुंची है तो इसकी सहकर्मी आई होगी आधा घंटा, जब इसमें ऐड करोगे आप तो 9:45 पर, कितने बजे पहुंची होगी, 9:45 पर पहुंची होगी, जो कि गोष्ठी से 35 मिनट देरी से पहुंची थी। तो इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, अब ये जो सहकर्मी है ये 35 मिनट लेट है, ये सहकर्मी 35 मिनट लेट है, तो 35 इसमें से आपने माइनस कर दिया, 35 माइनस कर दिया, तो 35 माइनस किया तो यहां पर बचा 15, यहां आ गया 9, यहां आ गया 9, तो कितने बजे गोष्ठी स्टार्ट हुई थी, 9:15 पर, 9:15 AM पर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, सॉरी 9:10 पर, 1 आएगा यहाँ 0 आएगा, 9:10 पर, 9:10 पर, यानी क्वेश्चन 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। फिर समझ लीजिए, सविता 9:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी 9:15 पर पहुंची, और जो अपनी फ्रेंड से आधा घंटा पहले पहुंची तो उसकी फ्रेंड आई होगी 9:45 पर, जो फ्रेंड 9:45 पर आई तो ये फ्रेंड क्या थी, 35 मिनट लेट थी प्रोग्राम स्टार्ट होने से, तो 35 मिनट लेट थी, तो 35 मिनट घटा दी, तो 9 आपका जो प्रोग्राम था 9:10 पर शुरू हो चुका था, आपका जो प्रोग्राम था ये 9:10 पर शुरू
हो चुका था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेट के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर सीडीपी के 500 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सीडीपी के 500 क्वेश्चन, ईवीएस के 15 प्रैक्टिस सेट, मैथ के 15 प्रैक्टिस सेट, 150 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट, 20-20 मिलेंगे सभी। और ईवीएस मिलेगी एनसीईआरटी की 3rd 4th 5th की। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद 9808347403 पर मैसेज करके आप सब कुछ ले सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज, आप लोग मैसेज ही कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन है। 11 होल 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कर देंगे हम डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44 45 45/4। ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई लगा लिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 4 से 4 चला गया, 3 से 45 15 टाइम आ गया, 15 टुकड़े काटे जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, कितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछे, 2 डिजिट का लार्जेस्ट 9, 3 डिजिट का लार्जेस्ट 999, 4 डिजिट का लार्जेस्ट 4 टाइम 9, 5 डिजिट का 5 टाइम 9, स्मॉलेस्ट पूछे तो 2 डिजिट का 10, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1000, 10,000, ये चलते चलेगा, ये आपका यहाँ पर चलता चलेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये लार्जेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये आपका स्मॉलेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 टाइम 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी 100 का योगफल पूछा है, योगफल पूछा है तो 9 आ गया, 9 आ गया, 9 1 10 आ गया, 9 1 10 आ गया, 9 1 10 आ गया, 100 सॉरी 1099 1099 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है। 5/2 माइनस 2/5 किसके बराबर है? किसके बराबर है? डिनोमिनेटर यानी हर जो है अलग अलग है। एलसीएम ले लिया 10 आ गया, एलसीएम लिया 10 आ गया, 2 से डिवाइड दिया 10 में 5 टाइम, 5 5 या 25, माइनस 5 से दिया 10 में 2 टाइम, 2 2 या 4, तो 21/10, 21/10 कहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, मिक्स में बना दीजिए, मिक्स में बना दीजिए। 2 होल 1/10, 2 होल 1/10, 2 होल 1/10 कहाँ पर है? 2 होल 1/10 ये है, ये सही नहीं लिखा, ये 2 होल 1/10 इस तरीके से, यानी ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। 11 पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको कंप्लीट सीटेट के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। 500 सीडीपी के क्वेश्चन, ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट, मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट, 150 नंबर की 20 प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी ईवीएस सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। पेडागोजी से पूछा हुआ आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पेडागोजी से पूछा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। इसको जब उसने ऐड किया तो 8 7 15 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, और 7 और 1 8 लिख दिया, 5 और 2 7 लिख दिया, यानी उसने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, कैरी फॉरवर्ड उसने नहीं किया। तो इसमें पूछा है कि अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? कौन सी सर्वाधिक युक्ति होगी? ऑप्शन 1, विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। भाई ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन बी,
विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात करने के लिए उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। सन्निकटन का मतलब हो गया, इसको 5000 में ले लीजिए, ठीक है, 5000 में 5000, इसको 2000 में ले लीजिए तो 7000 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3000 कर सकते हैं तो 8000 के अप्रोक्स आएगा। यहां उसने पहुंचा दिया 78,000, ये आप उससे कह सकते हैं। अभी होल्ड कीजिए इस ऑप्शन को। थर्ड, प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को उत्तर जांचने के लिए कहें। फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए, तो कैलकुलेटर का प्रयोग कराएंगे वो तो गलत हो जाएगा। जब उसको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं आ रहा तो आप उसे 2 बार करा लीजिए, 4 बार करा लीजिए, 10 बार करा लीजिए, बच्चा मिस्टेक करेगा तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, कि उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आस्क द स्टूडेंट टू यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द सम एंड कंपेयर हिज आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कि जब 7.37 और 7.4 में सबसे बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तब बच्चों के समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ा बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? यानी कि 7.37 और 7.4 से जब आप कंपेयर कराते हैं तो कुछ बच्चे 7.37 को बड़ा बताते हैं। आप मैथ के टीचर हैं तो आप क्या उसको सही करने के लिए कैसे उन्हें समर्थन देंगे, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहेंगे। भाई जब उसे पता ही नहीं कि कौन सा बड़ा है तो उससे आप लोग बुक देखने के लिए कह रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, तो ऑप्शन डी गलत है। अभ्यास के लिए समान प्रकार से अधिक उधार देंगे। जब उसको ये चीज अभी कंफर्म ही नहीं हुई तो आप उसको एक एग्जांपल दे लो, 11 एग्जांपल दे लो, 111 एग्जांपल दे लो, बार बार बच्चे वही गलती दोहराएंगे तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, दशमलव संख्या को प्रसारित के रूप में श्यामपट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। ऑप्शन ए, कि दशमलव संख्या को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के रूप में द्वारा समझाएंगे। तो अबेकस का यूज यहां पर किया जा रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए और बी में ए ऑप्शन जो है ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? यानी 440 तो रहेगी, इसमें 25 अधिक और हो जाएगी, यानी कुल डिग्री बनेगी आपकी 5, 2 एंड 6 यानी 465। आपको चार ऑप्शन में ये बताना है कि सॉल्व करने के बाद 465 डिग्री किसमें है, 465 डिग्री किसमें है ये आपको बताना है। यहां पर 5 एंड 1/3 ऑफ राइट एंगल, 5 एंड 2/3 ऑफ राइट एंगल, 5 एंड 1/2 ऑफ राइट एंगल, 5 एंड 1/6 ऑफ राइट एंगल, ये आपको गिवन है। तो एक चीज याद रखिएगा, वन राइट एंगल जो होता है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है, सभी एंगल्स पढ़ा रखे हैं कि वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। वन राइट एंगल जो होता है ये आपका 90 डिग्री का वन राइट एंगल होता है। तो देखिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, लेकिन कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। आंसर कैसे निकला ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब आप निकालोगे कैसे ये समझिए। 5 यानी कि 5 लिख लिया एंड 16 लिख लिया और इसका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। ऐसे ही सभी को करेंगे। यहां क्या लिखेंगे सी वाले में 5 प्लस 1/2 लिखेंगे 1/2 इंटू 90। सॉल्व कर लीजिएगा कितना डिग्री आ रहा है। इसको लिखेंगे 5 प्लस 2/3 2/3 इंटू 90 कर लीजिएगा। इसको 5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 90 कर लीजिएगा। सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना तो आपको आता होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 465 भी मिलेगा। मैं चेक करा देता हूं। ये 5/1 आ गया, एलसीएम लिया आपने 6, एलसीएम लिया 6 आपने, 1 का डिवाइड दिया 6 में 6 टाइम, 6 5 30 आ गया, प्लस 1 आ गया इंटू 90 आ गया। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिला 31/6 मल्टीप्लाई बाई 90। 31/6 मल्टीप्लाई बाई 90। आपने क्या किया, इस 6 से 90 को रिड्यूस कर दिया 15 टाइम। अब आपको मिला 31 इंटू 15। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 465 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सीडीपी से पूछा गया क्वेश्चन है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं, याद रखिएगा आंसर देना है पीआरटी क्लासेस के अकॉर्डिंग, 1st to 5th के अकॉर्डिंग, एक शिक्षण के साधन के रूप में हेस्टिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त निरूपित करता है। कौन सबसे उपयुक्त निरूपित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन, ज्यामितीय प्रक्रिया विधि के अधिगम को विकसित करने के लिए, आप ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ाओगे प्राइमरी में, कोणों के मापने के लिए, चलिए होल्ड करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 14 का राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन सी जो है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। एनईपी से पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एनईपी 2020 हो, एनसीएफ 2009 हो, चाहे आपका सॉरी एनसीएफ 2005 हो, चाहे आरटी एक्ट 2009 हो, लगातार इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक एक टॉपिक में मैं तीनों आपके टॉपिक को कवर करा दूंगा। यहां पर एनईपी 2020 से क्वेश्चन बना है कि एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। क्यों कम करने पर विचार कर रही है? ऑप्शन ए, परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक को सुधारा जा सके। जब बच्चा कुछ जानेगा ही नहीं, बच्चे को कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप उसको अच्छे मार्क्स देके करोगे क्या? मान लीजिए अच्छे मार्क्स आप बच्चे को दिला रहे हो, उसके लिए पाठ्यक्रम कम कर दिया, या जो भी चीजें पाठ कम कर दिया या बढ़ा दिया या बिल्कुल ही खत्म कर दिया, आप उसको अच्छे मार्क्स दिला रहे हो, बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है, तो पाठ्यक्रम कम करने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को सुधारा जा सके, कक्षा में जो स्लो सीखते हैं उनके प्रदर्शन को सुधारा जा सके, इसलिए पाठ्यक्रम कम कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, और ऑप्शन डी जो है, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो बच्चे रटने की कोशिश करते हैं सिलेबस को, वो रटने के बजाय उसको समझ के सीखें, ये रीजन पाठ्यक्रम को कम करने का सॉलिड रीजन है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर इसका बच जाएगा। क्वेश्चन 15 का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा एनसीएफ 2005 से, मैंने बोला था एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए ताकि, कैसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए भाई एनसीएफ 2005 के अनुसार? फर्स्ट ऑप्शन, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल सहभागिता हो, केवल सहभागिता होनी चाहिए, केवल वाले ऑप्शन गलत होते हैं। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, और ऑप्शन डी, जिसमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। जब तक बच्चा शामिल नहीं होगा, बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा, तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा, प्रोसीड फॉर्म कंसेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ेंगे, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ेंगे, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है 4.6 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर है, और यहां पर मीटर है, तो ये मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 4.75 मीटर लंबे और 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल से पूरी तरह ढकने के लिए टाइलों की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? एक फ्लोर है, मान लीजिए एक फ्लोर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई क्योंकि दोनों साइड अलग अलग है, तो रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, ठीक है ना। अब यहां पर इसकी लंबाई है 6.75 मीटर, चौड़ाई है 4.5 मीटर, हमें इसमें टेल बिछाने हैं, और टेल 45 सेंटीमीटर के हैं। टेल की लंबाई चौड़ाई कितनी है, भुजा कितनी है, 45 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की शेप में है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग, टेलों की संख्या कितनी आएगी, कैसे पता लगाएंगे? तो आप लोग क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी पूरे जमीन का एरिया निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेंगे। तो लिखो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए भाई, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ फर्श, एरिया ऑफ फ्लोर निकलेगा, फर्श का एरिया, ठीक है ना, फर्श का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं यहां पर हिंदी में, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल का क्षेत्रफल, अपॉन क्या आ जाएगा, एक वन टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए मैं अभी आपको बता चुका हूं, जो आपकी फर्श है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो एल कितनी है, 675 मीटर है, 6.75 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा मैं, तो 675 सेंटीमीटर आएगा। 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू
1 मीटर इक्व टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी 405 सेंटीमीटर, 405, ये आ गया 405। अब यहां पर जो टाइल है उसकी जो भुजा गिवन है सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर में किया। आप चाहते तो इसको मीटर और इसको मीटर में कर सकते थे, फिर आपको 45 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, वहां डेसिमल का झंझट हो जाता, इसलिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इजीली हम लोग कर पाएंगे। तो एक टाइल का एरिया कैसे निकलेगा, टाइल की शेप जो है ये वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में है, जब स्क्वायर शेप में होती है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45, क्या हो जाएगा 45 इंटू 45 से उसको हो जाएगा, इसको आप काटपीट कर लीजिए, इसको आप काटपीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, काटपीट जब करेंगे तो 150 टाइल निकल के आएंगी, कितनी निकल के आएंगी, 150 टाइल निकल के आएंगी, आप इसको काटपीट कर लेना। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 17 का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, इसको जो आप लोग काटपीट करोगे तो। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 18वां क्वेश्चन मिसप्रिंट है। 19 क्वेश्चन पर आ जाइए। 19 क्वेश्चन, किसी कक्षा के 21 बच्चों का भार किलोग्राम में इतना है, 45 किग्रा से लेकर 50 किग्रा के बीच में। ध्यान से सुनिए, एक चीज होती है 45 किलोग्राम से लेकर 50 किग्रा के बीच में कितने हैं, एक तो ये हो गया, एक होगा 45 से 50 तक कितने हैं, 45 से 50 तक पूछेगा तो इसमें 45 भी शामिल करना पड़ेगा, 50 भी शामिल करना पड़ेगा, लेकिन इसने बोल दिया 45 से 50 के बीच, 45 से 50 के बीच, यानी न तो आपको 45 को शामिल करना, ना आपको 50 को शामिल करना, 45 से ज्यादा 50 से कम वाले आपको शामिल करने हैं। 21 बच्चों में से कुल ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए 45.2 शामिल हो जाएगा, एक बच्चा हो गया। 44.8 कम है, शामिल नहीं होगा। 42.2 शामिल नहीं होगा। 44 शामिल नहीं होगा, 46 शामिल हो जाएगा। 40.8 शामिल हो जाएगा, 45.8 को भी ले लेंगे। 44 नहीं लेंगे, 47.3 आएगा। 49.2 भी आएगा। 52 नहीं आएगा, 47.8 आ जाएगा। 54 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 52 नहीं आएगा, 50.3 नहीं आएगा, 48 आएगा, 49 आएगा, 46 आएगा, 53 नहीं आएगा। तो टोटल बच्चे इतने हैं 21 में से, तो कितने हैं टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे हैं, यानी कि ऑप्शन सी 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 45 से लेकर 50 के बीच में है, यानी 45 से 50 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मंथ है, जनवरी में बेचे गए वाहनों की संख्या 225 है, फरवरी में 318, मार्च 272, अप्रैल 180, मई 178। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा गया है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च, तो जनवरी में है 225, मार्च में है 272 के बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, तो इनके कुल संख्या निकाल लीजिए, यानी इनको ऐड कीजिए 794। फरवरी, अप्रैल और मई, फरवरी में कितने 318, फरवरी अप्रैल में कितने 180, मई में कितने 178 की वाहनों में कुल संख्या से कितनी कम है, इसको ऐड कर लीजिए भाई। 8 और 8 16, कैरी 1 आ गया, यहाँ 1 आएगा, 2 and 8 10 10 7 17, कैरी 1 मिला, 3 5 1 6, दोनों में डिफरेंस कितना है निकाल दीजिए। 676 ज्यादा है, इससे 497 कितना कम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 से 7 किया 9, 16 से 9 किया 7 1 179, 179 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 179 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन गया। 179 करेक्ट आंसर आपका यहां पर बन जाएगा। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स सीटेट के मिलेंगे। 500 सीडीपी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, 500 से ज्यादा ही मिल सकते हैं। 20-20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स और ईवीएस के अलग से मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट मिलेंगे आपको 150 नंबर के। ईवीएस भी मिलेगी एनसीईआरटी की। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। नोट्स के लिए मैसेज करना है, कॉल प्लीज मत कीजिएगा आप लोग, सिर्फ आपको मैसेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 एनसीएफ 2005 यानी नेशनल
करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से पूछा गया क्वेश्चन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण और अधिगम किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए, ये आपका यहां पर पूछा गया है। कार्यविधियों के कंठस्थ करने पर देखिए, नेगेटिव टैगवर्ड सुन लीजिए, ये कंठस्थ करना गलत है। कंठस्थ करना हो, याद करना हो, परिभाषा याद करना हो, सूत्रों को याद करना हो, रटना हो, अगर ये वर्ड आपको कहीं मिल जाता है तो ये नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव आंसर पूछा है तो नेगेटिव आपका कट गया, नेगेटिव आपका ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। और जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऑप्शन बी, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर, ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, रुकेंगे। पहाड़ों, गणना आदि के रटन अधिगम पर, मैंने बोला रटना जहां दिख जाए कंठस्थ करना, कट गया। प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल कर रहे ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली भी सीख सकें। तो जब कंपेयर करेंगे बी और डी में, जब कंपेयर करेंगे बी और डी में, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा, बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों और पहेलियों की गतिविधियों पर क्या होना चाहिए, अधिगम केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 भी रिपीट हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन इसमें बी राइट ऑप्शन था, आज कैसे रिपीट कर दिए। तो क्वेश्चन रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं कि परवेज प्राथमिक कक्षा का गणित के अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके द्वारा दिए गए समुच्चय वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह क्या विकसित करने का बच्चों में प्रयास कर रहा है? वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा, जी नहीं। स्थानीय मान की अवधारणा नहीं। संख्याओं के क्रम सूचक बोध नहीं। संख्याओं को गणन संख्या कोऑर्डिनल बोध, यस यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। 24वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या शामिल है? कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, गणित के पाठ्यक्रम को कम करना। ऑप्शन बी, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों को फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना। गणित की हास्य प्रयास के लिए अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन जो बनेगा, सॉरी डी नहीं, गणित में बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ से जोड़ना, ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उनको डेली रियल लाइफ से जोड़ना, ये करेक्ट ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर इसका बन जाएगा। 25वां क्वेश्चन, एक शिक्षक या शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष नहीं आयताकार है और नहीं वर्गाकार और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञान करना चाहता हूं तो यह कैसे होगा? तो यह कैसे होगा ये यहां पर पूछा है। तो बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है? क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी। देखिए ये ऑप्शन तो इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता, उसको क्षेत्रफल की अवधारणा में कमी नहीं है क्योंकि उसको पता है कि स्क्वायर का एरिया यानी कि वर्ग का एरिया और आपके आयत का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, ये उसको अच्छे से पता है, ये उसको अच्छे से पता है। इसीलिए उसने ये क्वेश्चन तो यहां पर इसलिए गलत हो जाएगा कि क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में उसको कमी नहीं है उसको, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन 25, बच्चा व्यवहार, देखिए विद्रोह वाली इसमें बात कहीं नहीं आई। बच्चे के अंदर जिज्ञासा थी, बच्चा जानना चाहता था, बच्चे के मन में क्वेश्चन था, तो बच्चे की ये कहा भी जाता है कि बच्चा जिज्ञासु हो तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे ने कुछ ऐसा बिहेव नहीं किया टीचर के साथ जिसको हम लोग विद्रोहपूर्ण कह सकें, इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर हो जाएगा आपका एलिमिनेट।
थर्ड ऑप्शन, बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। इसमें शरारत तो बच्चे ने कुछ की नहीं, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या का समाधान चाहता है। तो ये बच्चे का राइट ऑप्शन है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन जो बनेगा, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। जो क्या है भाई, जो कैसे हैं, अभिप्रेरित नहीं है। जो कैसे हैं, जो मोटिवेटेड नहीं है, अनमोटिवेटेड हैं, जो मोटिवेटेड नहीं है, कैसे मदद करेगी उनकी, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, एक सार्व कक्षा परीक्षा करेगी, एक प्रश्नावली करेगी, या एक्टिविटी बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन करेगा, या इंस्ट्रक्टिव टीचिंग करेगा। तो क्रियाकलाप आधारित यानी एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन, ये इनके लिए क्या होगा, अभिप्रेरित नहीं है, उनके लिए ये सही रहेगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर मान लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पूछा गया ये क्वेश्चन के अनुसार एनसीएफएससी का यहां पर मतलब पूछा गया है कि एनसीएफएससी का फुल फॉर्म बताना है, यानी कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये तो आपको यहां पर एनसीएफ की पता ही थी, इसमें एसई जोड़ दिया तो कुछ नहीं करना, फॉर स्कूल एजुकेशन, फॉर स्कूल एजुकेशन ये कर दीजिए। यानी कि ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 27 का ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है, इसमें एसई जोड़ दिया तो फॉर स्कूल एजुकेशन यहां पर आप ऐड कर दीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। 28वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन पर आने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप मेरी मेहनत के लिए भी कर सकते हैं। ये भी आप बता सकते हैं कि आपको ये सेशन, ये क्लास कैसा लगा, कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट को दूर किया जाएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में सबसे बेस्ट ऑप्शन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायग्नोस्टिक से बात आ जाए, नैदानिक परीक्षण से बात आ जाए, तो बच्चे की जो कमियां रह गई हैं उनको पहचानने में मदद करता है। जो बच्चे ने कमियां की हैं उसमें अभी क्या कमी रह गई है ये पहचानने में मदद करता है आपका क्या, नैदानिक परीक्षा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है ना, तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी तो ये बताना है। समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, ठीक है ना, मॉडल दिखाना, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी, श्यामपट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठ और वक्रों को वर्गीकृत करना। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चा करके सीखेगा, बच्चा करके सीखेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी जो है इसमें बच्चा करके सीखेगा। ठीक है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर कहूंगा नोट्स अगर लेना चाहें तो आप 9808347474 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। 500 क्वेश्चन सीडीपी के दूंगा, एनसीईआरटी की ईवीएस मिलेगी 20 प्रैक्टिस सेट 150 नंबर के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ के अलग से और 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से दूंगा। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा। इस नंबर पर मैसेज करना, कॉल किसी को नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। क्या क्वेश्चन है, कौन सा
एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है। विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है तो रचनावादी है, क्रिएटिविटी यहां पर है। और यहां पर क्या पूछा है, नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहां तो क्रिएटिविटी है, यहां भी नहीं आ जाए। उन क्वेश्चंस को काफी संभल के सॉल्व करना, ध्यान से सॉल्व करना है। एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। बच्चा कहानी की रचना खुद कर रहा है तो भाई इसमें भी क्रिएटिविटी है। एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, इसमें भी क्रिएटिविटी है। एक बच्चा श्याम पर से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, तो भाई इसमें कोई क्रिएटिविटी है कि टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिख दिया, उसको बच्चा कॉपी करके अपनी नोटबुक में नोट कर रहा है, इसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। इसलिए यही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शन हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके आज के सुपर 30 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।